अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में गिवन है कि सिलेक्ट द मोस्ट थर्मली स्टेबल कंपाउंड अमंग द फॉलोइंग। ठीक है, सो 4 कंपाउंड्स गिवन है। 2 नाइट्रेट कंपाउंड, 2 ग्रुप 1 के नाइट्रेट्स है और 2 ग्रुप 2 के। नाउ मैंने पहले भी पॉइंट एक्सप्लेन किया था कि जब भी थर्मल स्टेबिलिटी का कोई क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले अपने ये बात याद रखनी है कि कंपाउंड्स में से जिस कंपाउंड में केटाइन की पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगी वो थर्मली अनस्टेबल होगा। ठीक है, नाउ ये दोनों के ग्रुप 2 के जो केटाइंस हैं उनकी चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से ग्रुप 2 कंपाउंड्स वो थर्मली अनस्टेबल होंगे एज कम्पेयर टू ग्रुप 1। नाउ गिवन कंपाउंड्स में से द मोस्ट स्टेबल कंपाउंड वो सोडियम नाइट्रेट है, क्योंकि जब हम डाउन द ग्रुप आते हैं तो थर्मल स्टेबिलिटी जो है वो इंक्रीज़ होती है, क्योंकि डाउन द ग्रुप केटाइन की चार्ज डेंसिटी डिक्रीज़ होती है और उसका आयोनाइजिंग पावर डिक्रीज़ होता जाता है। सो गिवन ऑप्शन में सोडियम नाइट्रेट की थर्मल स्टेबिलिटी बहुत गिवन कंपाउंड में सबसे ज़्यादा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में गिवन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स हैज़ द हाईएस्ट आयोनिक कैरेक्टर। ठीक है, और 3 कंपाउंड्स गिवन है, बेरिलियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड एंड कैल्शियम क्लोराइड। अच्छा, फजान रूल अगर आपने पढ़ा हो, जब भी कोई क्वेश्चन आता है आयोनिक और कोवैलेंट कैरेक्टर से, सो आपने फजान रूल के जो वो जहन में रखना है। लाइक अगर किसी कोई कंपाउंड आपके सामने आता है तो अपने केटाइन साइज, एनाइन साइज, केटाइन चार्ज और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो है वो समझना है। अगर किसी कंपाउंड में केटाइन साइज स्मॉल हो तो उसमें कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा। इस तरह अगर लार्ज हो तो आयोनिक, एनाइन साइज अगर लार्ज हो तो कोवैलेंट कैरेक्टर और स्मॉल हो तो आयोनिक कैरेक्टर। इस तरह केटाइन चार्ज अगर ज़्यादा हो तो कोवैलेंट कैरेक्टर और अगर कम हो तो आयोनिक कैरेक्टर। नाउ गिवन कंपाउंड में एनाइन सब में कॉमन है। ठीक है, बेरिलियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड एंड कैल्शियम क्लोराइड। बेरिलियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड एंड उसके बाद क्या है, कैल्शियम क्लोराइड। एनाइन तीनों में कॉमन है। अब हम केटाइन के बेस पर इनको डिफ्रेंशिएट करेंगे। केटाइंस में हम देखेंगे कि केटाइंस पर चार्ज कितना है और उसका साइज, तीनों के साइज में डिफरेंस क्या है। दोनों पर +2, तीनों पर +2 चार्ज है, कैल्शियम, मैग्नीशियम और बेरिलियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पर +2 चार्ज है तीनों पर। अब चार्ज की बात भी चली गई। अब लास्ट पॉइंट जो हमारे पास बचा है वो है साइज, यानी केटाइंस में से जिस केटाइन का साइज सबसे ज़्यादा होगा उसकी आयोनिक, उसमें आयोनिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा होगी। सो बेरिलियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम में कैल्शियम की जो साइज़ है वो सबसे ज़्यादा है। सो हाईएस्ट आयोनिक कैरेक्टर है, द मोस्ट आयोनिक कैरेक्टर जो है वो होगा कैल्शियम क्लोराइड का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन है कि हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन आयरन। ठीक है, सो इस तरह के कंपाउंड्स में या इस तरह के क्वेश्चन में जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का पूछा जाए तो सबसे पहले अपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखनी है। लाइक आयरन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है आर्गन 4:2 एंड 3d6। ठीक है, नाउ लास्ट जो ऑर्बिटल है वो है d6। ठीक है, सो हम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करना चाहते हैं। ठीक है, सो 1, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, सबसे पहले इसमें एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, उसके बाद इसमें, फिर इसमें और इसमें। ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन जो है वो प्लेस हो गए। अब 6th इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएगा। ठीक है, सो टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 4। ठीक है, सो आयरन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 4। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन है कि द एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 मोल ऑफ मेटल एटम्स इन गैसियस स्टेट फ्रॉम मेटालिक लेटस इज कॉल्ड व्हाट। ठीक है, सो सेम कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी और लेटस एनर्जी, इन दोनों को आपने कंफ्यूज नहीं करना। लेटस एनर्जी इज द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ गैसियस आयंस फॉर्म्स द आयोनिक लेटस। यानी जब 1 मोल ऑफ गैसियस आयंस कंबाइन होते हैं और आयोनिक लेटस बनाते हैं उसे हम लेटस एनर्जी कहते हैं। ठीक है, और बाइंडिंग एनर्जी इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 मोल ऑफ मेटल एटम्स फ्रॉम द मेटालिक लेटस इनटू गैसियस एटम्स। ठीक है,
यानी 1 मोल ऑफ मेटल एटम्स फ्रॉम मेटालिक लेटर्स को हम कन्वर्ट करते हैं इनटू गैसियस एटम्स। ये बाइंडिंग एनर्जी है। सो लेटेस्ट एनर्जी और बाइंडिंग एनर्जी को आपने कंफ्यूज नहीं करना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में गिवन है कि द डेविएशन ऑफ बॉन्ड एंगल इन साइक्लिक कंपाउंड्स फ्रॉम नॉर्मल एंगल इज कॉल्ड एंगल स्ट्रेन, बाय स्ट्रेन। ठीक है, सो इसको हम एंगल स्ट्रेन भी कहते हैं और बाय स्ट्रेन भी कहते हैं। लाइक अगर आपके साथ है साइक्लोप्रोपेन, ठीक है, सो इसके लिए आइडियल एंगल कितना होना चाहिए? सो आइडियल एंगल इसके लिए होना चाहिए 109.5 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर जो कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है, सो इस वजह से आइडियल एंगल इसके लिए 109.5 डिग्री, बट एक्चुअल एंगल क्या है? 60 डिग्री। ठीक है, सो अब इन दोनों में जो डिफरेंस है उसे हम कहते हैं एंगल स्ट्रेन या फिर बायस स्ट्रेन। ठीक है, और वो डिफरेंस है 49.5 डिग्री। सो दिस इज कॉल्ड एंगल स्ट्रेन या फिर बायस स्ट्रेन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में गिवन है कि क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन प्रोड्यूसेस व्हाट। ठीक है, सो क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन में आपके पास बनते हैं मीथाइल क्लोराइड। ठीक है, इसी तरह मीथाइलिन क्लोराइड भी बनता है CH2Cl2, इसे हम मीथाइलिन क्लोराइड भी कहते हैं और डाइक्लोरोमीथेन भी कहते हैं। ठीक है, इस तरह CHCl3 क्लोरोफॉर्म, इसकी फॉर्मेशन भी होती है, और जो कार्बन टेट्राक्लोराइड है CCl4, इसकी फॉर्मेशन भी होती है। ठीक है, सो क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन में इन चारों कंपाउंड्स की फॉर्मेशन होती है, बट एक्सिस में कौन सा होगा? अगर हम रिएक्शन करवाते हैं क्लोरीन और मीथेन का, फिर अगर CH4 जो है वो एक्सिस में होगा तो CH3Cl जो है वो मेजर प्रोडक्ट होगा, और अगर क्लोरीन एक्सिस में होगा फिर CCl4 जो है वो मेजर प्रोडक्ट होगा, बट प्रेजेंट सारे होंगे। ठीक है, अगर CH4 एक्सिस में हुआ तो ये वाला एक्सिस में होगा ये प्रोडक्ट, अगर क्लोरीन एक्सिस में हुआ तो ये वाला प्रोडक्ट एक्सिस में होगा। ठीक है, यानी ये वाला प्रोडक्ट जो वो मेजर होगा, बट कंपाउंड्स सारे प्रेजेंट होंगे। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में गिवन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज द हाईएस्ट एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन। ठीक है, सो ब्यूटेन, सिस ब्यूटेन, ट्रांस ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटाइलिन। ठीक है, चारों कंपाउंड्स गिवन है, इसमें हाईएस्ट एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन जो है वो कौन से कंपाउंड की होगी। ठीक है, सो इन चारों कंपाउंड की स्टेबिलिटी मैंने प्रीवियस टेस्ट में एक्सप्लेन की थी, अगर आप भूल चुके तो वो वीडियो एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं। ठीक है, नाउ ये बात आप याद रखिए कि स्टेबिलिटी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन के और एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन के। ठीक है, नाउ इन चारों अल्कीन्स में से द मोस्ट स्टेबल अल्कीन कौन सा है? वो है आइसोब्यूटाइलिन। ठीक है, और द लीस्ट स्टेबल कौन सा है? वो है ब्यूटेन। सो जो लीस्ट स्टेबल होगा, जो लीस्ट स्टेबल कंपाउंड होगा उसकी एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन और एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन हाईएस्ट होंगे, और जो मोस्ट स्टेबल होगा उसकी एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन और एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन वो लीस्ट होंगे। ठीक है, सो ये बात आपने याद रखनी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में गिवन है कि हाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ प्रोपीन विद HBr मेनली प्रोड्यूसेस व्हाट। ठीक है, यानी मेजर प्रोडक्ट जो है वो कौन सा होगा? 2 ब्रोमोप्रोपेन होगा, 1 ब्रोमोप्रोपेन होगा, या दोनों इक्वल अमाउंट्स में होंगे, या फिर 3 ब्रोमोप्रोपेन। ठीक है, सो मेनली प्रोड्यूसेस मतलब मेजर जो है वो कौन सा प्रोडक्ट होगा। ठीक है, सो हम देखते हैं CH3 CH एंड CH2। ठीक है, ये हो गया प्रोपीन। अब हम क्या करते हैं, इसकी हाइड्रोहेलोजिनेशन करवाते हैं। ठीक है, यानी HBr से इसकी हाइड्रोहेलोजिनेशन करवाते हैं। ठीक है, नाउ ये इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट है ये हाइड्रोजन, और ये न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है। ठीक है, HBr में से। अब मसला यहाँ पर पैदा होता है कि ये इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट इस वाले कार्बन पर अटैक करेगा या फिर इस वाले, दोनों डबल बॉन्डेड है। ठीक है, यानी ये एक एसिमेट्रिक अल्कीन है और HBr भी एक एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल है। ठीक है, सो ये इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट जो है ये इस कार्बन पर अटैक करेगा या फिर इस कार्बन पर। ठीक है,
Now, according to Markovnikov rule, in addition of asymmetric molecule to an asymmetric alkene, the positive end, the electrophilic part of molecule must be attached to the double bonded carbon which has greater number of hydrogen. ठीक है, यानी ये इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट उस कार्बन के साथ अटैच होगा जिसके साथ मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। ठीक है, अब इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन है और इसके साथ दो हाइड्रोजन है। सो ये इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट यानी ये हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा और ये न्यूक्लियोफाइल यानी ये ब्रोमीन इस कार्बन पर अटैक करके यहाँ पर अटैच हो जाएगा। ठीक है, सो हमारे पास दो तरह के कंपाउंड बनेंगे। एक होगा जब ये हाइड्रोजन इस वाले कार्बन पर अटैच हो जाएगा और दूसरे में ये हाइड्रोजन इस वाले कार्बन पर। ठीक है, सो हम रिजल्टेंट मॉलिक्यूल जो है वो लिखते हैं CH3 CH, यहाँ पर Br और CH3। ठीक है, दूसरा कंपाउंड कौन सा होगा CH3 CH2 CH2 Br। ठीक है ना, ये वाला मेजर कंपाउंड होगा और ये वाला माइनर होगा। ठीक है, क्योंकि ये वाला प्रोड्यूस हुआ है थ्रू मार्कोनिकॉफ रूल और ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। ठीक है, सो मेजर या मेनली जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा वो ये वाला होगा। ठीक है, यानी 2 ब्रोमो प्रोपेन। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 में गिवन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। लिथियम प्लस गिवन है, मैग्नीशियम प्लस, एल्यूमिनियम प्लस और नियॉन। ठीक है, नाउ या तो यहाँ पर कन्फ्यूजन पैदा होती है लिथियम प्लस और नियॉन की। ठीक है, कि इन दोनों में से किसकी आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो सबसे ज़्यादा है। जाहिर सी बात है कि लिथियम की आयोनाइजेशन एनर्जी मैग्नीशियम प्लस और एल्यूमिनियम प्लस से ज़्यादा होगी। ठीक है, क्योंकि इसका साइज़ जो है वो स्मॉल है। और नियॉन जो है इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी क्योंकि एक नोबल गैस है। अब नियॉन और लिथियम प्लस में से किसकी आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो ज़्यादा होगी। ठीक है, नाउ लिथियम प्लस की अगर हम बात करें तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है 1s2। ठीक है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसने ऑलरेडी लॉस किया हुआ है। और नियॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है 1s2 2s2 और 2p6। ठीक है, नाउ लिथियम प्लस ने हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो अटेन की है। ठीक है, सो हीलियम और नियॉन में से किसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। ऑफ कोर्स हीलियम की, क्योंकि इसकी एटॉमिक साइज ज़्यादा है। सो अब हम लिथियम प्लस को यहाँ पर एज ए हीलियम जो है वो एक जो है वो शुमार करेंगे, काउंट करेंगे। लिथियम प्लस को हम एज ए हीलियम जो है वो कंसिडर करेंगे। सो हम अगर इलेक्ट्रॉनिक आयोनाइजेशन एनर्जी का डिफरेंस जो है वो फाइंड आउट करना चाहते हैं या फिर हम रिलेट करते हैं हीलियम और नियॉन को, सो हीलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो ज़्यादा होगी। ठीक है, सो लिथियम प्लस की आयोनाइजेशन एनर्जी वो नियॉन से ज़्यादा होगी क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हीलियम जो है वो अटेन किया हुआ है। सो इस वजह से लिथियम प्लस की आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। उसके बाद गिवन है द इनोल टाटोमर ऑफ एसीटोन इज। ये रहा एसीटोन। ठीक है, अब हम इसकी इनोल फॉर्म जो है वो फाइंड आउट करेंगे जो टाटोमर है इसका। सो अगर आपको टाटोमेरिज्म याद हो तो टाटोमेरिज्म में होता क्या है कि यहाँ पर जो डबल बॉन्ड है कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड है, ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट हो जाएगी इस ऑक्सीजन को। ठीक है, यानी एक पाई बॉन्ड जो है वो ब्रेक कर जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो है ऑक्सीजन ले लेगा। ठीक है, और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड जो है वो क्रिएट हो जाएगा और ये सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर शिफ्ट होकर डबल बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, सो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा और डबल बॉन्ड बनाएगा और ये वाला जो डबल बॉन्ड है ये ब्रेक कर जाएगा क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो ऑक्सीजन ले लेगा। ठीक है, सो हमारे पास रिजल्टिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगा COH
CH3H, ठीक है। ये वाला हाइड्रोजन जब यहाँ से डिटैच कर जाएगा तो ये यहाँ पर आकर ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। सो ये इसका इनोल फॉर्म बन जाएगा। अच्छा, उसके बाद गिवन है कि हाइड्रेशन ऑफ एसिटाइजिन इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4 at 100 डिग्री सेंटीग्रेड प्रोड्यूसेस व्हाट, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन है एसिटाल्डिहाइड। एक ये होता क्या है, ये है एसिटाइजिन, जिसे हम इथाइन भी कहते हैं, ठीक है, इथाइन। इसकी हम हाइड्रेशन करवाते हैं। ये है इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट और ये है न्यूक्लियोफिलिक पार्ट, ठीक है। सो क्या होता है कि ये इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट इस कार्बन पर अटैक करता है, ये न्यूक्लियोफिलिक पार्ट इस कार्बन पर, ठीक है। और हमारे पास एक इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर बन जाता है जिसे हम कहते हैं विनाइल अल्कोहल या फिर इथेनॉल, ठीक है। अब इसकी होती है टॉटोमराइजेशन, इस विनाइल अल्कोहल की होती है टॉटोमराइजेशन और हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट आ जाता है एसिटाल्डिहाइड, ठीक है। सो हाइड्रेशन ऑफ एसिटाइजिन में हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट क्या आता है, वो एसिटाल्डिहाइड आता है। उसके बाद गिवन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। सो एसिटिक एसिड, बेंजोइक एसिड, पिक्रिक एसिड एंड ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है। सो एक कॉमन एमसीक्यूज है, बार बार अक्सर रिपीट होता है। सो पिक्रिक एसिड जो है ये कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है बल्कि ये एक फिनॉल है, ठीक है, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह है। इफिनॉल और 1 ठीक है। सो ये हो गया पोजीशन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, 2, 4, 6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, इसे हम पिक्रिक एसिड भी कहते हैं, ठीक है। सो ये कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है बल्कि एक फिनॉल है। अच्छा, उसके बाद गिवन है कि which of the following is which of the following is meta orienting group, ठीक है। सो 4 ग्रुप्स गिवन है, इसमें मेटा ओरिएंटिंग ग्रुप कौन सा है, ठीक है। नाउ आपने आर्थोपेरा और मेटा ओरिएंटिंग ग्रुप कैसे डिफ्रेंशिएट करने हैं, ठीक है। लेट्स सपोज सबसे पहले गिवन है NH2, ठीक है। सो NH2 मेटा ओरिएंटिंग ग्रुप है या फिर आर्थोपेरा। देखिए आर्थोपेरा ओरिएंटिंग ग्रुप में आपने ये बात याद रखनी है कि जो बॉन्डेड एटम है, ठीक है, यानी रिंग के साथ जो बॉन्डेड एटम है उसके साथ दूसरे साइड पर बॉन्डेड एटम, ये इस वाले एटम से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है या लेस, ठीक है। यानी ये नाइट्रोजन चाहिए रिंग के साथ बॉन्डेड है, ठीक है। अब ये हाइड्रोजन किस के साथ बॉन्डेड है, इस नाइट्रोजन के साथ। आपने इस हाइड्रोजन को देखना है, ठीक है, यानी इस एटम को देखना है कि ये इस नाइट्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है या लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। सो ये हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है इस नाइट्रोजन से। सो इस वजह से ये आर्थोपेरा ओरिएंटिंग है, ठीक है। अगर हम बात करें NO2 की, ठीक है। सो अब आपने इस ऑक्सीजन को देखना है, ये नाइट्रोजन बॉन्डेड है रिंग के साथ, ठीक है। आपने इस ऑक्सीजन को देखना है, ये इस नाइट्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है या लेस, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। सो इस वजह से ये ग्रुप क्या हुआ, मेटा ओरिएंटिंग ग्रुप, ठीक है। सो आपने इन दोनों ग्रुप्स को देखना है, रिंग के साथ जो एटम अटैच है उसके साथ जो ग्रुप या एटम अटैच है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखनी है। आर्थोपेरा ओरिएंटिंग ग्रुप में ये वाला लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा और मेटा ओरिएंटिंग ग्रुप में ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। अब हम OH की बात करें, सो OH भी एक आर्थोपेरा ओरिएंटिंग ग्रुप है क्योंकि ऑक्सीजन क्या है, रिंग के साथ बाइंडेड है और हाइड्रोजन इसके साथ। सो हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस वजह से ये आर्थोपेरा ओरिएंटिंग ग्रुप है। अब हम OR की बात करें, OR मीन्स यहाँ पर CH3 यानी कोई अल्काइल ग्रुप है, CH3C2H5 कोई भी अल्काइल ग्रुप है, ठीक है। सो लेट्स सपोज हम CH3 जो है वो कंसिडर करेंगे, ठीक है। सो ये कार्बन इस ऑक्सीजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है या लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। सो इस वजह से ये भी आर्थोपेरा ओरिएंटिंग ग्रुप से, ठीक है।
मेटा ओरिएंटिंग ग्रुप की एक दूसरी एग्जांपल ले लेते हैं। C डबल बॉन्ड OH। अब ये ऑर्थो पैरा ओरिएंटिंग है या फिर मेटा ओरिएंटिंग। सो ये कार्बन यहाँ पर रिंग के साथ अटैच है और इसके साथ ऑक्सीजन अटैच है, ठीक है, हाइड्रोजन भी और ऑक्सीजन भी है। अब ये ऑक्सीजन इस कार्बन के से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है या लेस? सो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। सो इस वजह से ये मेटा ओरिएंटिंग ग्रुप है, ठीक है। अगर हम C ट्रिपल बॉन्ड N की बात करें, ठीक है, सो ये कार्बन क्या है, रिंग के साथ अटैच है और ये नाइट्रोजन इसके साथ, ये नाइट्रोजन कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस वजह से ये क्या है, मेटा ओरिएंटिंग ग्रुप है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद गिवन है कि इन द रिएक्शन ऑफ एन अल्कोहल विद थायोनिल क्लोराइड पायरिडीन इज यूज्ड बिकॉज इट एक्ट एज व्हाट, इट एक्ट एज अ बेस टू एब्जॉर्ब HCl फॉर्म्ड, ठीक है। स्वेब के बुक में गिवन है कि जब अल्कोहल और थायोनिल क्लोराइड रिएक्शन करते हैं तो इसमें पायरिडीन यूज होता है और ये पायरिडीन क्या करता है, HCl जो है वो एब्जॉर्ब करता है। लाइक ये एक रिएक्शन है मीथाइल अल्कोहल विद इस OCl2 थायोनिल क्लोराइड की, ठीक है। सो इसमें पायरिडीन यूज होता है। अब ये पायरिडीन क्या करता है, ये वाला HCl जो प्रोड्यूस होता है प्रोडक्ट में, ये पायरिडीन इस HCl को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद गिवन है कि which of the following alkyl halides will undergo substitution mainly by the SN1 mechanism, ठीक है। मिथाइल क्लोराइड गिवन है, इथाइल क्लोराइड गिवन है, डाइमिथाइल क्लोराइड भी गिवन है, इस तरह टर्शियरी भी गिवन है, ठीक है, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। अब आपको याद होगा कि जो टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है वो मेनली क्या करते हैं, SN1 मैकेनिज्म फॉलो करते हैं, ठीक है। लाइक यहाँ पर गिवन है आपके पास CH3 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 Cl, ठीक है, ये टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है, ठीक है। अब ये जो है SN1 मैकेनिज्म फॉलो करेगा, ठीक है। इसकी रीज़न भी मैंने प्रीवियस टेस्ट में एक्सप्लेन की थी। SN1 मैकेनिज्म में होता यूँ है कि फर्स्ट ऑफ ऑल कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होती है, यानी ये जो हेलोजन ग्रुप है ये रिमूव हो जाता है और एक कार्बोकैटायन बनता है। अब जितने ज़्यादा अल्काइल ग्रुप होंगे उतना ही इजीली ये लीविंग ग्रुप यानी ये हेलो ग्रुप चला जाएगा, ठीक है। जितने ज़्यादा अल्काइल ग्रुप अटैच होंगे कार्बन के साथ उतना ही इजीली ये ग्रुप लीव कर जाएगा, जिसकी वजह से कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन इजीली होगी। सो इसी वजह से जो टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है वो SN1 मैकेनिज्म फॉलो करते हैं। अच्छा, इसके बाद गिवन है कि which of the following pairs of reactions proceed with the same rate in alkyl halides, ठीक है, यानी कौन से पेयर ऑफ रिएक्शन जो है उनका रेट सेम होगा, या आप यूँ भी कह सकते हैं कि इनके लिए जो रेट लॉ है वो सेम होगी। सो वो है SN1 और E1, ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है, देखिए SN1 और E1 में जो बेसिक स्टेप है, जो द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है, वो दोनों में सेम है, दोनों में कॉमन है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। अब SN1 में भी सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन होती है और E1 में भी, ठीक है। और यही स्टेप यानी यही फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है जो रेट डिटर्मिन करता है, ठीक है। सो यही वजह है कि SN1 और E1 का रेट जो है वो सेम होगा क्योंकि इसका रेट डिटर्मिनिंग स्टेप सेम है, ठीक है। सो इसके लिए इन दोनों रिएक्शंस के लिए रेट लॉ भी सेम होगा। अच्छा, इसके बाद गिवन है कि which of the following alkyl halides is gas at room temperature and pressure, methyl fluoride, ethyl fluoride, इस तरह propyl fluoride, all of these, इसमें करेक्ट ऑप्शन है all of these। आपके बुक में जितने भी अल्काइल हैलाइड्स के एग्जांपल्स गिवन है, यानी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ गिवन है अल्काइल हैलाइड्स की वो आपने याद रखनी है, ठीक है। सो ये जितने भी अल्काइल फ्लोराइड्स गिवन है ये सब गैसेस है एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। अच्छा, उसके बाद गिवन है कि which of the following alkyl halides is denser than water।
अब अपने ये बात याद रखनी है कि जो अल्काइल फ्लोराइड है और अल्काइल क्लोराइड है ये लाइटर देन वाटर होते हैं। इसकी इन दोनों की डेंसिटी कम होती है वाटर से, ठीक है, वाटर से इनकी डेंसिटी कम होती है। और जो अल्काइल ब्रोमाइड है और अल्काइल आयोडाइड है ये दोनों हेवियर हैं, यानी इन दोनों की डेंसिटी वाटर से ज़्यादा है, ठीक है। सो जितने भी, चाहे वो मीथाइल फ्लोराइड हो, इथाइल फ्लोराइड हो, प्रोपाइल फ्लोराइड हो, ठीक है, जितने भी अल्काइल फ्लोराइड्स और क्लोराइड्स है वो लाइटर देन वाटर होते हैं, और जितने भी अल्काइल ब्रोमाइड्स और आयोडाइड्स है वो हेवियर देन वाटर होते हैं। अब इसके बाद गिवन है कि व्हेन अ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज ट्रीटेड विद कार्बन डाइऑक्साइड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस द मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इज कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। इसे हम कार्बोनेशन भी कहते हैं और कार्बोक्सिलेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी कहते हैं, ठीक है। यानी इस रिएक्शन को हम कार्बोक्सिलेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट या फिर कार्बोनेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी कहते हैं, ठीक है। इसमें होता क्या है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अटैक करता है कार्बन डाइऑक्साइड पर और हमारे पास बनता है एक एडिशन प्रोडक्ट, उसकी हम फर्दर वर्कअप करवाते हैं और उसके रिजल्ट में हमारे पास क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। ये बात भी अपने याद रखनी है कि द प्रोड्यूस्ड कार्बोक्सिलिक एसिड विल हैव वन कार्बन मोर देन द कार्बन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, यानी अगर इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में एक कार्बन है, ठीक है, सो जो रिजल्टिंग कार्बोक्सिलिक एसिड है उसमें 2 कार्बन होंगे। अगर इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में 3 कार्बन है सो रिजल्टिंग कार्बोक्सिलिक एसिड में 4 कार्बन होंगे, ठीक है। अब फॉर्मिक एसिड कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड बाय दिस मेथड, इस यानी कार्बोनेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कार्बोक्सिलिक एसिड तो बनते हैं एक्सेप्ट द वन इन फॉर्मिक एसिड, ठीक है, क्योंकि अगर 1 कार्बन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होगा तो हमारे पास जो द बेसिक कार्बोक्सिलिक एसिड है वो जो 2 कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड है वो बनेगा। अगर 1 कार्बन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है उससे 2 कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, ठीक है। सो जो 1 कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड है यानी फॉर्मिक एसिड है वो फिर इस मेथड से नहीं बन पाएगा। इसके बाद गिवन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल्स हैज द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, मीथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल या फिर ब्यूटेनॉल, ठीक है। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, जितने नंबर ऑफ कार्बन जो है वो ज़्यादा होते जाएंगे उतना ही बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज करता जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद गिवन है कि रिडक्शन ऑफ ये क्वेश्चन स्किप हो गया, अच्छा सही है। रिडक्शन ऑफ मिथाइल इथेनोएट विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड गिव्स मिथेनॉल एंड इथेनॉल, ठीक है। यानी हम जब एस्टर्स की रिडक्शन करवाते हैं तो हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ अल्कोहल्स बनते हैं, एक होता है प्राइमरी अल्कोहल और दूसरा डिपेंड करता है कि हमने कौन सा एस्टर जो है वो लिया है, ठीक है। गिवन क्वेश्चन में गिवन है कि हम जब मिथाइल इथेनोएट की रिडक्शन करवाते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, ठीक है। अब जो लास्ट एग्जांपल है वो आप देख लें, ये है मिथाइल इथेनोएट, ठीक है। यहाँ पर मिथाइल ग्रुप अटैच है और ये इथेनोएट, सो मिथाइल इथेनोएट ये एस्टर है, इसकी हम रिडक्शन करवाते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से। सो हमारे पास क्या बनेगा, इथाइल अल्कोहल प्लस मिथाइल अल्कोहल, ठीक है। यानी एक हाइड्रोजन यहाँ पर एक आकर अटैच हो जाएगा, यहाँ पर HO और मिथाइल अल्कोहल, ठीक है। और दूसरा क्या हो जाएगा, यहाँ पर इस बॉन्ड की ब्रेकेज होगी और इस 2 कार्बन कंपाउंड से एक क्या हो जाएगा, एक अल्कोहल बन जाएगा। सो इस पार्ट से जो अल्कोहल बनेगा वो इथाइल अल्कोहल होगा और इस पार्ट से जो अल्कोहल बनेगा वो मिथाइल अल्कोहल, सो इथेनॉल एंड मिथेनॉल। अच्छा, इसके बाद गिवन है कि डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल इन्वॉल्व्स द फ्यूजन ऑफ विच बॉन्ड, ठीक है। इन्हें फॉर्मेशन ऑफ अल्कीन में कौन से बॉन्ड की फ्यूजन होती है, ठीक है। सो ये है हमारे पास अल्कोहल, ठीक है,
ROH ये हमारे पास अल्कोहल है, या तो इस बॉन्ड की फिशन होगी या फिर इस बॉन्ड की फिशन होगी, ठीक है। सो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में इस बॉन्ड की फिशन होती है और ये OH जो है वो रिमूव हो जाता है, ठीक है। सो CO बॉन्ड की फिशन होती है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में। अच्छा, इसके बाद गिवन है स्यूमीन यानी आइसोप्रोपाइल बेंजीन इज इंडस्ट्रियली prepared by what? So alkylation of benzene with propene in the presence of AlCl3, ठीक है। जब हम अल्काइलेशन ऑफ बेंजीन करवाते हैं बाय विद प्रोपीन इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 तो हमारे पास स्यूमीन बनता है, ठीक है। यानी हमारे पास बेंजीन है, इसकी हम क्या करवाते हैं, अल्काइलेशन करवाते हैं विद प्रोपीन, ठीक है। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 ये हो गया प्रोपीन, ठीक है, और ये बेंजीन। तो हमारे पास जो रिजल्टेंट कंपाउंड है वो बनेगा स्यूमीन, ठीक है। ये हो गया बेंजीन रिंग और इसके ऊपर प्रोपाइल आइसोप्रोपाइल, ठीक है। सो हमारे पास रिजल्टेंट मॉलिक्यूल क्या बनेगा, स्यूमीन, ठीक है। सो जब हम प्रोपीन रिएक्ट करवाते हैं विद बेंजीन हमारे पास रिजल्टेंट कंपाउंड क्या बनेगा, स्यूमीन, या फिर हम कैसे कहते हैं इसे आइसोप्रोपाइल बेंजीन। अच्छा, इसके बाद गिवन है कि व्हेन फिनोल इज ट्रीटेड विद कंसंट्रेटेड HNO3 द मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड। जो कौन सा प्रोडक्ट जो है वो मेनली प्रोड्यूस होगा जब हम ट्रीट करवाते हैं फिनोल को विद कंसंट्रेटेड HNO3, ठीक है। सो फिनोल के रिएक्शंस में अपने ये बात याद रखनी है कि नाइट्रेशन में भी और हेलोजिनेशन में भी, ठीक है। जब हम फिनोल की नाइट्रेशन करवाते हैं विद डाइल्यूट HNO3, ठीक है। सो हमारे पास ऑर्थोपैरा मेनली प्रोड्यूस होंगे, ऑर्थोपैरा नाइट्रोफिनोल, ठीक है। बट अगर हम करवाते हैं नाइट्रेशन कंसंट्रेटेड HNO3 में तो हमारे पास 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल यानी पिक्रिक एसिड की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। सो डाइल्यूट HNO3 में हमारे पास क्या बनेगा, ऑर्थोपैरा नाइट्रोफिनोल यानी एक फिनोल जो है वो अटैच होगा, और कंसंट्रेटेड HNO3 में 3 फिनोल जो है वो अटैच होंगे और हमारे पास पिक्रिक एसिड की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। इसी तरह जब हम करवाते हैं हेलोजिनेशन ऑफ फिनोल, सो अगर हम हेलोजिनेशन ऑफ फिनोल करवाते हैं इन एक्वियस सोल्यूशन तो हमारे पास क्या बनेगा, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल, ठीक है। यानी 3 ब्रोमीन ग्रुप जो है वो अटैच होंगे। और अगर इनर्ट मीडियम में करवाते हैं यानी CCl4 या फिर CS2 में तो हमारे पास सिर्फ एक ही ब्रोमीन ग्रुप जो है वो अटैच होगा, ठीक है। सो आपने ये बातें याद रखनी है। अच्छा, इसके बाद गिवन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एल्डिहाइड्स इज गैस एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। सो द ओनली एल्डिहाइड विच इज गैस एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर इज फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। सो फॉर्मल्डिहाइड जो है वो गैस होता है रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर पर, ठीक है। उसके बाद गिवन है कि हाइड्रेशन ऑफ एसिटाइलिन इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 गिव्स व्हाट, विनाइल अल्कोहल, इथेनॉल एसिटाल्डिहाइड या फिर एसीटोन। सो आई थिंक MCQ जो है ये दूसरी मरतबा आया है जब हम हाइड्रेशन करवाते हैं एसिटाइलिन की द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। सो हमारे पास क्या ऑब्टेन होगा, एसिटाल्डिहाइड, जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो होगा एसिटाल्डिहाइड, ठीक है। बुक में ये रिएक्शन गिवन है, 2 दफ़ा आया है, एक रिएक्शन ऑफ अल्काइंस में और दूसरा प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स में। अच्छा, इसके बाद गिवन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज मोस्ट रिएक्टिव टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक अटैक, इथेनॉल, प्रोपेनॉन, इथेनोइक या ऑल हैव द सेम रिएक्टिविटी, ठीक है। सो आपके पास एक गिवन है एल्डिहाइड, तीनों कंपाउंड जो है वो 3 कार्बन है, ठीक है। सॉरी, जो एल्डिहाइड है वो 2 कार्बन है, इसके बाद प्रोपेनॉन, इसके बाद इथेनोइक एसिड। अब इसमें से द मोस्ट रिएक्टिव कौन होगा टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक अटैक, ठीक है। सो एल्डिहाइड है, उसके बाद कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। सो ये
मैंने 2 मरतबा एक्सप्लेन किया था प्रीवियस टेस्ट में, उसकी वीडियो एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं कि क्यों एल्डिहाइड जो है वो द मोस्ट रिएक्टिव है टूवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल, उसके बाद कीटोन रिएक्टिव है ज़्यादा, और लास्ट में कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, सो ये होता है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट और हिंड्रेंस इफेक्ट की वजह से। ठीक है, एल्डिहाइड में क्या होता है कि यहाँ पर एक अल्काइल ग्रुप होता है और यहाँ पर हाइड्रोजन। ठीक है, सो न्यूक्लियोफाइल इसलिए यहाँ पर अटैक कर सकता है। ठीक है, इसी तरह कीटोन में यहाँ पर 2 अल्काइल ग्रुप होता है, सो इजीली अटैक नहीं कर सकता। ठीक है, दूसरी बात एल्डिहाइड में होती क्या है कि एल्डिहाइड में ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है टुवर्ड्स दिस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन। ठीक है, सो क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करता है और इसको लेस इलेक्ट्रोफिलिक बनाता है। एल्डिहाइड में एक अल्काइल ग्रुप है, यानी एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, और कीटोन में 2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। सो एल्डिहाइड जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव होगी कीटोन से। कार्बोक्सिलिक एसिड में होता है क्या है कि RC+OH, ये जो ऑक्सीजन है ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करता है, यानी यहाँ पर रेजोनेंस होता है। ड्यू टू दिस रेजोनेंस ये इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन लेस इलेक्ट्रोफिलिक होता है और सबसे लीस्ट रिएक्टिव जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड है। सो ये रिएक्टिविटी ऑर्डर आपने याद रखनी है। अच्छा, इसके बाद गिवन है कि when a regular reagent reacts with a ketone, the major product after the hydrolysis is what? So correct option है tertiary alcohol। देखिए जितने भी स्टेटमेंट के फॉर्म में गिवन होते हैं इस तरह के क्वेश्चंस, लाइक एल्डिहाइड और ग्रेगनर रिएजेंट जब रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल बनता है। ठीक है, इसी तरह ग्रेगनर रिएजेंट और फॉर्मल्डिहाइड जब रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल बनता है, और कीटोन और ग्रेगनर रिएजेंट जब रिएक्शन करवाते हैं आपस में सो हमारे पास टर्शियरी अल्कोहल बनता है। ठीक है, सो ये जो शॉर्ट फॉर्म्स है रिएक्शन में, जितने भी शॉर्ट फॉर्म्स गिवन हैं ये सब आपने याद रखने हैं, ये सब आपकी फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। इस तरह के क्वेश्चन अक्सर आते हैं। सो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है टर्शियरी अल्कोहल। अच्छा, इसके बाद गिवन है कि व्हेन इथेनॉल रिएक्ट्स विद वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड कैटलिस्ट द मेजर प्रोडक्ट इज। ठीक है, सो आपके बुक में गिवन है रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स यूजिंग ऑक्सीजन न्यूक्लियोफाइल्स। ठीक है, सो इसमें फर्स्ट वन है रिडक्शन यूजिंग वाटर। ठीक है, सो होता क्या है कि जब एल्डिहाइड और कीटोन रिएक्ट करते हैं विद वाटर, सो इसमें जिमिनल डायोल की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, यानी ये है कार्बोनिल कार्बन और कार्बोनिल ऑक्सीजन, ये कार्बोनिल ग्रुप है। इसके ऊपर जब वाटर अटैक करता है तो क्या होता है कि ये इलेक्ट्रोफिलिक जो हाइड्रोजन है ये यहाँ पर अटैच हो जाता है, ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, ये इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट इस ऑक्सीजन के साथ अटैच होता है, और ये न्यूक्लियोफिलिक हाइड्रोक्साइड इस साइड पर। ठीक है, सो एक ये एक OH ग्रुप ऊपर आ जाता है और एक OH नीचे। ठीक है, यानी एक ही कार्बन पर 2 OH ग्रुप आ जाते हैं, एक ऊपर और एक नीचे। ठीक है, और इसे हम कहते हैं जिमिनल डायोल। ठीक है, सो जब एल्डिहाइड और कीटोन वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास जिमिनल डायोल की फॉर्मेशन होती है। ठीक। अच्छा, उसके बाद गिवन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट कैन बी यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स? बेनेडिक्ट्स, टॉरेंस, फीलिंग्स, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, सो ये मैंने प्रीवियस टेस्ट में भी एक्सप्लेन किया था कि ये सारे टेस्ट डिफ्रेंशिएट करते हैं एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स को, क्योंकि ये सारे रिएजेंट्स जो है ये ऑक्सीडेशन करवाते हैं एल्डिहाइड्स की, बट कीटोन्स की ऑक्सीडेशन इनसे नहीं होती। ठीक है, सो बेनेडिक्ट्स टेस्ट, टॉलेंस रिएजेंट और फीलिंग्स रिएजेंट, ठीक है, ये तीनों रिएजेंट एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करवाते हैं, बट कीटोन्स की ऑक्सीडेशन के लिए इससे स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की ज़रूरत होती है। ठीक है, सो हम एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की डिफ्रेंशिएशन करवा सकते हैं बाय दीज 3 टेस्ट्स। अच्छा, उसके बाद गिवन है कि डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स इज जनरली कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ। ठीक है, सो सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, ये आपके बुक में गिवन है कि डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड हम करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, अच्छा, क्वेश्चन 113 में गिवन है कि व्हेन एसिटिक एनहाइड्राइड undergoes hydrolysis। अच्छा, इसके बाद गिवन है कि when acetic anhydride undergoes hydrolysis with water the main product formed is।
ठीक है। सो मेन प्रोडक्ट हमारे पास प्रोड्यूस होता है एसिटिक एसिड, ठीक है। सपोज अब हम लेते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड, ठीक है। सो CH3 C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O CH3, ये हमारे पास है एसिटिक एसिड, सॉरी एसिटिक एनहाइड्राइड। हम इसकी हाइड्रोलिसिस करवाते हैं HOH, ठीक है। अब क्या होगा, ये वाला जो इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट है ये इस वाले पार्ट के साथ अटैच हो जाएगा, यानी यहाँ पर अटैक करेगा, ठीक है। और ये वाला जो न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है ये यहाँ पर अटैक करेगा, ठीक है। सो हमारे पास क्या बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O OH, ठीक है। और दूसरा ये वाला HO C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। सो हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिक एसिड बनेंगे, ठीक है। एक एसिटिक एसिड और दूसरा एसिटिक एसिड, हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिक एसिड बनेंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 114 में गिवन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी, ठीक है। ग्रुप 1 के कार्बोनेट्स गिवन है, पहले लिथियम, फिर सोडियम, उसके बाद क्या है पोटाशियम, रुबिडियम एंड सीजियम। इन तीनों के कार्बोनेट्स गिवन है और इनकी थर्मल स्टेबिलिटी ऑर्डर के बारे में पूछा गया है, ठीक है। सो मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया कि जब हम डाउन द ग्रुप आते हैं तो क्या होता है कि जो आयनिक साइज है, कैटायनिक साइज है, उसके साइज में इंक्रीज होता जाएगा और चार्ज डेंसिटी कम होती जाएगी, ठीक है। सो इस वजह से पोलराइजिंग पावर जो है वो कम होता जाएगा और थर्मल स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है। सो थर्मल स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप क्या होती है, इंक्रीज होती है। सो सबसे ज़्यादा थर्मल स्टेबल सीजियम वाला सीजियम कार्बोनेट होगा, उसके बाद रुबिडियम, फिर पोटाशियम, फिर सोडियम एंड देन लिथियम कार्बोनेट। अच्छा, उसके बाद गिवन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम एंड बेरियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। सो जो ग्रुप नंबर 2 यानी जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, इनके हाइड्रोक्साइड्स की सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है। सो द मोस्ट सॉल्युबल कौन सा होगा, वो होगा बेरियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 116 में गिवन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कैन नॉट लाइबरेट हाइड्रोजन गैस फ्रॉम एसिड, ठीक है। सो जो द मोस्ट एनॉमलस बिहेवियर शो करता है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में वो है बेरिलियम, ठीक है। सो बेरिलियम इज द ओनली अल्कलाइन अर्थ मेटल विच कैन नॉट लाइबरेट हाइड्रोजन गैस फ्रॉम एसिड, ठीक है। अच्छा, लास्ट में जो क्वेश्चंस है ये है बायोकेमिस्ट्री एंड इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के, ये सब रटा टाइप क्वेश्चंस है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 117 में गिवन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन्स इज फाउंड इन एग वाइट, ठीक है। सो वो होता है एल्ब्यूमिन। एग वाइट में कौन सा प्रोटीन प्रेजेंट होता है, एल्ब्यूमिन, ठीक है। सो और केसीन जो है वो अपने याद रखना है कि केसीन मिल्क में ज़्यादा प्रेजेंट होता है, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 118 में गिवन है कि अमीनो एसिड मेनली एग्जिस्ट एज विच टाइप ऑफ आयन इन एक्वियस सोल्यूशन, ठीक है। सो केटायन, एनायन, न्यूट्रॉन या फिर न्यूट्रल मॉलिक्यूल। सो जो अमीनो एसिड है उस पर दोनों चार्ज होते हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, ठीक है। सो इस वजह से जब हम एक्वियस सोल्यूशन में इसे डालते हैं तो ये ज्वेटर आयन बन जाता है, ठीक है। यानी इस पर दोनों चार्ज होते हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी एट अ टाइम, ठीक है। सो इस वजह से हम इसे कहते हैं ज्वेटर आयन, ठीक है। अच्छा, इसके बाद गिवन है कि हार्मोन्स आर सेक्रेटेड इनटू ब्लड स्ट्रीम, लिम्फेटिक सिस्टम, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ठीक है। सो एक होते हैं आपके पास हार्मोन्स, ठीक है, और एक आपके पास होते हैं एंजाइम्स, ठीक है। सो हार्मोन्स जो होते हैं ये डायरेक्टली ब्लड में सीक्रेट होते हैं, ब्लड में, ठीक है। और जो एंजाइम्स है वो डक्ट्स में से जाते हैं, डक्ट्स इनटू इट्स स्पेसिफिक टारगेट, ठीक है। सो हार्मोन्स को डक्ट्स की ज़रूरत नहीं होती, ये डक्टलेस है, ठीक है, ठीक है। और जो एंजाइम्स है इनको डक्ट्स की ज़रूरत होती है, यानी पाथ्स की ज़रूरत होती है कि वो उन पाथ्स में से ट्रेवल करे, ठीक है, स्पेसिफिक डक्ट्स होती है। सो एंजाइम के लिए जो डक्ट्स की ज़रूरत है, दीज आर डक्टेड
एंड जो हार्मोन्स है दीज आर डक्टलेस, वो डायरेक्टली ब्लड में सिक्रीट होते हैं। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 120 में गिवन है कि विच ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल हैज द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, देखिए हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पीरियोडिक टेबल में है हेलोजेंस की। ठीक है, यानी जितना कोई एटम रेडिली यानी क्विकली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा उतनी ही उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, अब हेलोजेंस एटम को कितने इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है? एक इलेक्ट्रॉन, लाइक अगर हम क्लोरीन की एग्जांपल ले या फिर फ्लोरीन की, सो इनको सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है कि वो इलेक्ट्रॉन जल्दी से क्विकली जो है वो पिक करे। ठीक है, सो इस वजह से जो हेलोजेंस ग्रुप है उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा है। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 121 में गिवन है कि प्रोटीन्स परफॉर्म मेनी फंक्शंस इन द बॉडी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ प्रोटीन। ठीक है, सो स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, यस। कैटालाइजिंग बायोकेमिकल रिएक्शंस, यस, ये भी करते हैं क्योंकि एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर। स्टोरेज ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, अब ये नहीं करते क्योंकि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोर करते हैं डीएनए। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड। ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये भी करवाता है, लाइक हीमोग्लोबिन हो गया। ठीक है, सो स्टोरेज ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोटीन नहीं करवाता बल्कि न्यूक्लिक एसिड करवाते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 122 में गिवन है कि ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर मेमेलियन एंजाइम्स। ठीक है, सो आपने ये बात याद रखनी है कि जितने भी मेमेलियन एंजाइम्स हैं उनके लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर 37 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक है। ठीक है, ह्यूमन के लिए अगर मोस्ट स्पेसिफिकली बात करें ह्यूमन के लिए, सो वो 37 है। ठीक है, अगर आपके पास रेंज में ऑप्शंस गिवन नहीं है तो ह्यूमन के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर वो है 37, राउंड अबाउट 37। सो आप 37 पिक कर सकते हैं या फिर जो 37 के सबसे ज़्यादा नज़दीक हो। अच्छा, उसके बाद गिवन है सब्सटेंसेस दैट बाइंड्स टू द एंजाइम एट द साइट अदर देन द एक्टिव साइट। ठीक है, सो उसे हम कहते हैं एलोस्टेरिक साइट। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 124 में गिवन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप इज अ नाइट्रोसो ग्रुप। ठीक है, सो जो N डबल बॉन्ड O है इसे हम कहते हैं नाइट्रोसो ग्रुप। ठीक है, NO2 को हम नाइट्रो ग्रुप कहते हैं। ठीक है, NO3 को हम नाइट्रेट ग्रुप कहते हैं। ठीक है, सो जो N डबल बॉन्ड O है इसे हम कहते हैं नाइट्रोसो ग्रुप। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 125 में गिवन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इज यूज्ड इन रोप्स, टाइल्स, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स एंड बुलेट प्रूफ वेस्ट्स। ठीक है, सो इसमें करेक्ट ऑप्शन है केवलर। आपके बुक में इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में आपके बुक में एक छोटा सा टेबल गिवन है, उसमें जितने भी एग्जांपल्स गिवन है वो सब के सब आपने याद रखने हैं। ठीक है, लाइक जो केवलर है, इसी तरह विस्कोस फाइबर है, एसीटेट रायन है। ठीक है, ये सब आपने याद रखनी है कि किस तरह जो है ये प्रोड्यूस हुए हैं या फिर कब कब जो ये डिस्कवर हुए, किसने डिस्कवर किए हैं। ठीक है, जो अच्छा क्वेश्चन नंबर 126 में गिवन है कि द फर्स्ट प्रोड्यूस्ड पॉलिएस्टर फाइबर वाज डिक्रॉन। ऑप्शन नंबर बी डिक्रॉन। ये भी आपके बुक में उसी टेबल में गिवन है।